हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेड पेबल्स एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लाइबिलिटीज इन एडिशन टू बोरोइंग्स, हमने बोरोइंग्स ऑलरेडी कवर कर लिए। इंक्लूड्स ट्रेड पेबल्स एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज, डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट्स, प्रोविजंस। अब इन लाइबिलिटीज़ को करेंट कब माना जाता है, करेंट लाइबिलिटी कब माना जाता है? जब ये ड्यू हो फॉर पेमेंट विद इन 12 months एंड हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल। एंटिटी के नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल, दैट इज क्रेडिटर्स जो है उन्हें आप हमेशा करेंट लाइबिलिटी में कंसिडर करोगे। जो आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आप क्रेडिट में कोई भी गुड परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म डेट, डिविडेंड्स एट्सेट्रा। अब इन लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एक एसेट का वेरिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी में किसी भी तरह का ओमिशन, अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट अगर हो जाएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो नहीं करेगा, प्रेजेंट नहीं करेगा एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एंटिटी। सो लेट्स स्टडी सम ऑडिट प्रोसीजर्स that are undertaken while auditing trade payables and other current liabilities. So as we all know, सबसे पहले हम बैलेंस शीट कैप्शंस के लिए चेक करते हैं एग्जिस्टेंस असर्शन। जो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स के केस में पढ़ा था ना, वही ट्रेड पेबल्स के भी केस में है। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये चेक करो कि क्या कंट्रोल्स हैं वहाँ पे जो ये इंश्योर करें कि किसी भी तरह की सेल्स या कोई इनवॉइसेस, इनकम 2 बार रिकॉर्ड ना हो जाए, या एक से ज़्यादा बार, कितने भी बार रिकॉर्ड ना हो, एक ही बार रिकॉर्ड। तो वहीं अब क्रेडिटर्स के केस में, ट्रेड पेबल्स के केस में हम क्या इंश्योर करेंगे, क्या चेक करेंगे कि कंट्रोल्स हैं उस जगह, उस एंटिटी पे जो ये इंश्योर करें कि कोई भी परचेज एक्सपेंस इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा मोर देन वंस। एंड जो भी पेबल बैलेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे इन जनरल लेजर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। एंड आफ्टर दिस ऑब्टेन करो अकाउंट पेबल की एजिंग रिपोर्ट। कितने पुराने पुराने आपके पेबल्स हैं, कितने न्यू हैं। फिर ट्रेस करो उनके बैलेंसेस को, मैच करो उनके बैलेंस को विद जनरल लेजर। और अगर दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देन इन्वेस्टिगेट करो रिकनसाइलिंग आइटम्स और जनरल एंट्रीज को, स्पेशली फॉर लार्ज अमाउंट्स। देखो, अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस दिख रहा है, कोई भी वेरिएशन दिख रहा है तुम्हें, डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, तो वहाँ पे चेक करना ही है हमें रिकनसाइलिंग आइटम्स को। बट इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट आइटम्स, जर्नल एंट्रीज भी हमें केयरफुली एग्जामिन करनी होगी। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी होती है जिसमें ऑडिटर डायरेक्टली कांटेक्ट करता है वेंडर्स को और उनसे बोलता है कि आप कंफर्म करो कि क्या आपका बैलेंस यही है जो यहाँ पे शो किया जा रहा है एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। और ये डायरेक्ट कंफर्मेशन स्पेसिफिकली हमें करना होगा उन अमाउंट्स के लिए जो सिग्निफिकेंट है, दैट इज़ बेसिकली जो लार्ज अमाउंट्स है या जिस पे मटेरियल अमाउंट इंक्लूडेड है। वहीं अगर ऐसी भी कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने मटेरियल परचेस किया है, दैट इज़ हर बार आप परचेस करते हो 50 लाख, 60 लाख या 20 लाख, 40 लाख, किसी एक बार ऐसा हुआ किसी एक वेंडर से आपने परचेस की 1 करोड़, 2 करोड़ की, 2 करोड़ का अमाउंट है। ये अमाउंट तो मटेरियल है, पर हो सकता है ईयर एंड के आते तक ना आपने इसके पूरे बैलेंस पे कर दिए, बस इसका 1-2 लाख ही बचा हुआ है। तो चाहे लास्ट में जो अमाउंट एंड में बैलेंस बचा है वो सिग्निफिकेंट हो या ना हो, बट अगर फिर भी आपने उस पूरे पीरियड में कभी भी उनसे किसी भी तरह की मटेरियल परचेज की है, तो आप ऐसे ट्रांजैक्शन को लेके भी कंफर्मेशन लोगे थर्ड पार्टी से। ऑडिटर ये डायरेक्ट कंफर्मेशन कंडक्ट करता है विद द कंसेंट ऑफ एंटिटी अंडर ऑडिट। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे मैनेजमेंट आपको ये रिक्वेस्ट करे कि आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड पेबल से कंफर्मेशन सीक मत करो। अगर ऐसा केस अराइज होता है तो ऐसे में ऑडिटर ये कंसिडर करेगा कि क्या जो रीज़न मैनेजमेंट दे रही है वो वैलिड है या नहीं, जो रिक्वेस्ट वो कर रही है वो वैलिड ग्राउंड्स में कर रही है या नहीं। और अगर आप ये फाइंड करते हो कि वो अप्रोप्रिएट केस है, तो अब ऐसे में ऑडिटर कंसिडर करेगा क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होनी चाहिए उसकी ऑडिट प्रोसीजर्स की, इंक्लूडिंग डिग्री ऑफ प्लान्ड रिलायंस ऑन मैनेजमेंट्स रिप्रेजेंटेशन। दैट इज़ अपनी फर्दर प्रोसीजर्स की एनटीई डिसाइड करेगा और ये डिसाइड करेगा कि अब उसे कितना रिलाई करना होगा मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन पे। ऑडिटर को हम 2 डेट्स में बोल सकते हैं कंफर्म करने उनका बैलेंस। एक तो एज एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, या ऐसा कोई सिलेक्टेड डेट जो कि रिजनेबली क्लोज हो बैलेंस शीट डेट से, और ये डेट डिसाइड होगा बाय द ऑडिटर इन कंसल्टेशन विद द कंपनी।
अब ये तो डेट की बात हो गई। अमाउंट को कैसे पूछोगे? तो आपकी रिक्वेस्ट दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो ऐसा फॉर्म होगा जिसमें आप बैलेंस मेंशन कर दोगे और उन्हें बोलोगे कि आप बताओ, आप एग्री या डिसएग्री करो इस बात पे कि क्या आपका एग्रीमेंट है इस पर्टिकुलर बैलेंस को लेके जो एंटिटी शो कर रही है। और दूसरा फॉर्म ये है कि आप कोई बैलेंस शो नहीं करोगे, आप ट्रेड क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करोगे कि आप हमें बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या बैलेंस बचा है। और मोस्ट प्रेफरेबल मेथड होता है ये सेकंड वाला, जिसमें आप सामने वाले से ही पूछते हो कि क्या बैलेंस है, खुद बैलेंस नहीं बताते हो। ये ज़्यादा रेलेवेंट होता है। आप किस मेथड से ट्रेड क्रेडिटर सिलेक्ट कर रहे हो, किन को सिलेक्ट कर रहे हो, फॉर डायरेक्ट कंफर्मेशन ये आप तब तक रिवेल नहीं करोगे कंपनी को जब तक आपके हाथ में कंपनी ट्रायल बैलेंस ला के नहीं रख देती ऑफ ट्रेड पेएबल्स लेजर। जब आपके हाथ में ये ट्रेड पेबल्स का लेजर आ जाएगा उसके बाद आप अपनी लिस्ट हैंड ओवर करोगे एंटिटी को, लिस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स की जिनसे आपको कंफर्मेशन चाहिए, और आप उनसे बोलोगे एंटिटी से फॉर प्रिपेयरिंग रिक्वेस्ट लेटर फॉर कंफर्मेशन विच शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड। और इस दौरान ऑडिटर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करते हुए चलेगा टू इंश्योर कि एक जो भी ये कंफर्मेशन प्रोसीजर हो रही है ये करेक्ट वे में हो रही है, इसका प्रॉपर डिस्पैच हो रहा है रिक्वेस्ट का। दैट इज़ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या यहाँ पे कोई भी झोल नहीं किया जा सक रहा। और वहीं दूसरी तरफ ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट से टू फर्निश ड्यूली ऑथराइज्ड कंफर्मेशन लेटर, और उसमें ऑडिटर फिल करेगा नाम, एड्रेस, अमाउंट रिलेटिंग टू ट्रेड क्रेडिटर्स जो वो सिलेक्ट कर रहा है, और डायरेक्टली लेटर को मेल कर देगा। एंड एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि अगर कोई कंफर्मेशन आ रहा है या कोई भी अनडिलीवर्ड लेटर वापस आ रहा है तो वो ऑडिटर के पास आए, ना कि क्लाइंट के पास। और अगर जो भी आप कंफर्मेशन रिसीव कर रहे हो और अगर आप कोई दूसरी एडिशनल टेस्ट या एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको कोई ऐसी एविडेंस मिल रही है जिससे आपको कोई डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, दैट इज़ कंफर्मेशन का जो भी आपको रिप्लाई आया और आपकी एडिशनल टेस्ट से आपको जो भी एविडेंस मिला वो आपके ओरिजिनल सैम्पल जो आपको प्रोवाइड कराया गया था उससे सेम नहीं है, दोनों में डिस्क्रिपेंसीज या डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे केस में आप एंटिटी को बोलोगे कि आप इन्वेस्टिगेट करो क्यों ये डिस्क्रिपेंसी हो रही है और रिकंसाइल करो जो भी आपसे इशू हुआ है उसे आप ठीक करके दो। और इन एडिशन ऑडिटर यहाँ पे कंसिडर करेगा कि उसे क्या फर्दर टेस्ट परफॉर्म करने होंगे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द करेक्टनेस ऑफ अमाउंट्स ऑफ ट्रेड पेबल्स एज अ होल। और इन केस कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं करता है ऑडिटर, देन ऑडिटर परफॉर्म करेगा कुछ एडिशनल टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो इंक्लूड करेगी टेस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट पेमेंट्स, जो भी पेमेंट्स सब्सिक्वेंटली किए गए उस ट्रेड पेबल को उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि अभी कितना बैलेंस बचा होगा। वो चेक करेगा, वो एग्री करेगा डिटेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द अंडरलाइंग वेंडर इनवॉइसेस, मतलब जब आपने कोई परचेज़ की उसकी जो भी इनवॉइस रेज हुई उसे चेक करेगा। फिर आपने जो भी सब्सिक्वेंट पेमेंट्स किए हैं उस वेंडर को वो चेक करेगा, और फिर उसके बेसिस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाएगा बैलेंस का जो इंश्योर करेगा, जो कंसिस्ट करे आइडेंटिफाइबल ट्रांजैक्शन कंफर्मिंग दैट दिस परचेजेज एंड एक्सपेंसेस हैव एक्चुअली अकर्ड। और फिर इसके बेसिस पे वो ये इंश्योर करेगा एट लास्ट कि क्या जो बैलेंस मुझे दिखाया जा रहा है वो बैलेंस सही है या नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको बिल शो हो रहा है 1 करोड़ का और उसके बाद आपने 10 लाख करके 5 बार पे किया है, आपको ये दिख रहा है मतलब 50 लाख पे हो गया है। एट लास्ट बैलेंस क्या बचना चाहिए? 50 लाख। अब आपको डायरेक्ट ये बैलेंस दिए और जिसकी ये बैलेंस है वो आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, उसके साइड से कोई रिप्लाई रिसीव नहीं कर रहे हो, तो अब आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। पहले आप ये देखोगे, उसके बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस करोगे इसकी, और ये इंश्योर करोगे कि ये जो बिल दिखाया गया है ये एक्चुअली में अकर हुआ है, ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हुई है। एज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्ट तो तभी करेगा ना जब होगा। और अगर कोई रिलेटेड पार्टी पेबल्स दिख रहे हैं तो रिव्यू करो कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है रिलेटेड पार्टी के साथ वो प्रॉपर्ली ऑथराइज है या नहीं, और उनकी वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन रिजनेबल है या नहीं, वो आर्म्स लेंथ प्राइस में है या नहीं। दैट इज़ जिस प्राइस में आप अपने कस्टमर को सामान सेल करते हो उसी प्राइस में आपने अपनी रिलेटेड पार्टी को सेल किया है या नहीं। और उसके बाद रिव्यू करो कि परचेज़ की एक्सपेंसेस की क्या ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है अभी तक, और उसे कंपेयर करो विद टू ओवर टाइम। दैट इज़ इस साल का परचेज जो भी ट्रेंड दिख रहा है, पिछले साल का जो दिख रहा है, उसके पहले साल का जो भी दिख रहा है, इन सबको कंपेयर करो। इससे आपको एक ट्रेंड समझ आ जाएगा। और अगर आपको इन एनी केस किसी भी साल में कोई अनयूजुअल ट्रेंड दिख रहा है ना तो उसके बारे में इंक्वायरी करो, रीज़न मांगो मैनेजमेंट से कि क्यों ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं।
एंड हियर वी आर डन विद एग्जिस्टेंस असर्शन। आवर नेक्स्ट असर्शन इज कंप्लीटनेस, जिसके लिए ऑडिटर को परफॉर्म करने होंगे कुछ कट ऑफ प्रोसीजर्स। जो भी लास्ट 5 इनवॉइसेस रिसीव किए गए, रिकॉर्ड किए गए एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट, और वो जो इंक्लूड किए गए इन ट्रेड पेबल्स, जो भी गुड्स रिसीव हुए, उनके रिस्क और रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप इन गुड्स वो भी ट्रांसफ़र किए गए इन फेवर ऑफ द एंटिटी। और जितने भी गुड्स रिसीव हुए हैं प्रायर टू द पीरियड ईयर एंड, वो उनको बुक किया गया है इन द फॉर्म ऑफ परचेज एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड क्रेडिटर्स। इन सब चीज़ों को लेके आप क्या इंश्योर करोगे? कट ऑफ, कि इस जिस साल में हुआ है उसी साल रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद आप क्या करोगे? आप टेस्ट करोगे परचेजेस और एक्सपेंसेस को एक सैम्पल बेसिस में। उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है कोई भी एक परचेज या एक्सपेंस, या कोई भी एक सैम्पल ऑफ परचेज या एक्सपेंसेस। टेस्ट परचेजेस एक्सपेंसेस ऑन अ सैम्पल बेसिस, सिलेक्टिंग सेम फ्रॉम द अकाउंट्स पेबल। तो उसके बाद आपको क्या करना है? टेस्ट करना है परचेजेस और एक्सपेंसेस को सैम्पल बेसिस में। दैट इज़ आपको सिलेक्ट करना है द सेम, दैट इज़ कोई भी परचेज और एक्सपेंसेस फ्रॉम द अकाउंट पेबल्स लेजर, और उनको चेक करना है विद देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। दैट इज़ मेरे लेजर में दिख रहा है कि मिस्टर एक्स मेरे क्रेडिटर है, उनको मुझे पैसे पे करने हैं। अब मैं जाऊंगी और देखूंगी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ जो भी बिल उन्होंने रेज की है वो बिल, जिससे क्या इंश्योर होगा कि ये जो भी परचेज रिकॉर्ड की गई है वो करेक्ट अमाउंट पे और करेक्ट डेट पे रिकॉर्ड की गई है। एंड देन आप मैच कर सकते हो परचेज इनवॉइस डेट्स को गेट एंट्री डेट्स के साथ। दैट इज़ परचेज इनवॉइस में एक डेट मेंशन होती है, उसके बाद जिस दिन आप उस सामान को रिसीव कर रहे हो ना, तो आप उसके लिए गेट एंट्री डेट इशू करते हो। राइट, मतलब लिख के रखते हो। आपको पता होगा ना, हर एक बड़ी बड़ी कंपनीज की अपनी एक फाइल होती है, एक रिकॉर्ड होता है कि कब उन्होंने कौन से गुड्स रिसीव किए, जिसमें डेट टाइम हर चीज़ मेंशन होती है, कौन वहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन था जिसने इस गुड्स को रखवाया है, जिसने रिसीव किया है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप मैच करोगे और ये चेक करोगे कि ये जो भी परचेजेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, विच इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ परचेज एंड एक्सपेंस इनवॉइसेस रिसीव्ड सब्सिक्वेंट टू द पीरियड बीइंग ऑडिटेड। दैट इज़ ये आपका इस साल का ऑडिट हो रहा है, तो आप यहाँ की परचेज इनवॉइसेस तो चेक करोगे, बट आप यहाँ की भी चेक करोगे। हो सकता है सामान आपने यहाँ रिसीव कर लिया है, इनवॉइस यहाँ रेस हुई है, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो भी आइटम है ये इंक्लूड करना है या नहीं हमें हमारे पीरियड अंडर ऑडिट में। और सिर्फ परचेजेस ही नहीं, आप रिव्यू करोगे हर सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस वाउचर को, आप रिव्यू करोगे ऑल मटेरियल एक्सपेंसेस वाउचर्स को जो रिकॉर्ड की गई है बैलेंस शीट डेट के बाद, ये चेक करने के लिए कि क्या वो जो बाद में रिकॉर्ड की गई है वो एक्चुअली में रिलेट करती है उन ट्रांजैक्शन से जो ऑडिट पीरियड में हुई। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी ऑडिट पीरियड है, यहाँ पे आपने किसी से एक मशीन बनवाई, मशीन में कोई इशू आ गया था, आपने वो रिपेयर कराया जिसका पैसा आपने यहाँ पे किया। तो अब ये एक्सपेंसेस जो भी है मटेरियल एक्सपेंसेस है, ये चेक करके ये पता चलेगा कि क्या इसे यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था। और इन केस आपने अपने किसी भी कस्टमर से एडवांस रिसीव किया है, कोई भी रेवेन्यू रिसीव की है एडवांस में, तो आप वहाँ पे ऑब्टेन करोगे कस्टमर वाइज लिस्टिंग अलॉन्ग विद देयर एजिंग एंड देयर नेचर। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कोई मिस्टेक, कोई डिस्प्यूट दिख रही है, तो आप इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से कि क्या कोई डिस्प्यूट है आपकी किसी भी कस्टमर के साथ, और कोई ऐसी एडिशनल लाइबिलिटी है जो रिकॉर्ड करी जानी चाहिए थी। और ऐसे हर एडवांसेस के लिए ऑडिटर वेरीफाई करेगा जो भी अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, जिनके बेसिस पे ये एडवांस रिसीव किए गए हैं। और जो भी स्टैट्यूटरी ड्यू लाइबिलिटीज़ के बारे में होता है उससे रिलेटेड होता है, लाइक TDS पेबल, GST पेबल, लग्जरी टैक्स पेबल, प्रोफेशनल टैक्स पेबल, आप उन्हें भी चेक करोगे, उन्हें भी मेजर करोगे, आप उनका प्रिपेयर करोगे रिजनेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड परचेज। आपने 10 लाख की सेल्स की है तो इस 10 लाख की सेल्स के हिसाब से ही GST पेबल आप शो कर रहे हो या नहीं, एंटिटी इसी हिसाब से शो कर रही है या नहीं, आप ये चेक करने के लिए प्रिपेयर करोगे रिजनेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड परचेजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल GST लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है लास्ट मंथ के लिए, कैसे करोगे? जो भी एप्लीकेबल रेट्स हैं आप उन्हें अप्लाई करोगे जो भी आपने सेल्स की है उस पर। और अगर इन केस आपको किसी भी तरह की वेरिएंस देखने को मिल रही है GST लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड की और जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, तो आप ऐसे केस में रीज़न मांगोगे मैनेजमेंट से कि क्यों ये हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और अगर उनका रीज़न आपको सेटिस्फैक्ट्री लगा तो आप उसे भी मेंटेन करके रखोगे एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
सिमिलरली प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है तो आप एप्लीकेबल रेट लगा सकते हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे, और अगेन अगर वहाँ पे कोई वेरिएंस देखने को मिल रही है तो आप उसके अगेंस्ट रीज़न मांगोगे, जिससे अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप उस रीज़न को भी डॉक्यूमेंट करके रखोगे अपने पास एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फर्दर जैसे हमने परचेज सेल्स एक्सपेंसेस परचेज एंड एक्सपेंसेस के लिए देखा था सब्सिक्वेंट पीरियड, वैसे ही हम इस जो भी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है उसके लिए भी ऑब्टेन करेंगे, वेरीफाई करेंगे चालान्स फॉर डिपॉजिट्स मेड एट सब्सिक्वेंट टू द पीरियड एंड। दैट इज पीरियड एंड होने के बाद जिन पेमेंट्स को किया गया, जो डिपॉजिट्स की गई है फॉर ऑल सब स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज, उसे भी चेक करोगे और एनालाइज करोगे उसके पीछे क्या रीज़न है, इफ़ एनी, इन कंसल्टेशन विद मैनेजमेंट फॉर एनी वेरिएंस बिटवीन द अमाउंट्स डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंटली विज द लाइबिलिटी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने जो रिकॉर्ड कर रखा है इस साल यहाँ पे, और आप जब यहाँ पे कर रहे हो तो आप पे अलग अमाउंट कर रहे हो, दोनों में वेरिएंस दिख रहा है, तो अब आप इसके लिए भी मैनेजमेंट से रीज़न मांगोगे और प्रिपेयर करोगे कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड कंसिडर हिज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कारो 2020। एंड हियर वी आर डन विद कंप्लीटनेस असर्शन। अवर नेक्स्ट असर्शन इज वैल्यूएशन। रिव्यू करो कौन से प्रोसेसेस कंपनी फॉलो करती है फॉर वैल्यूएशन, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या ऐसे कोई ओल्ड क्रेडिटर बैलेंस है या लाइबिलिटी है जिसे हमें राइट बैक करना होगा, जो इंक्लूड करता है कंसिस्टेंसी कंपैरिजन विद द मेथड यूज्ड। दैट इज़ जो मेथड पिछले साल यूज़ किया गया था वही इस साल यूज़ किया जा रहा है या नहीं, और वो जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट है फॉर अंडरलाइंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मान लो आपके पास कोई पेरिशेबल गुड्स है जो एकदम जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अब ऐसे केस में आपको फीफो देखना ज़्यादा सही होगा, जो पहले आया है उसे पहले निकालो। अब यहाँ पे आप लीफो लगा रहे हो तो क्या ये अप्रोप्रिएट होगा उस बिज़नेस के लिए? नहीं। तो ये चेक करो कि ये जो भी वैल्यूएशन के लिए प्रोसेस मेथड्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। और अगर किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी डिस्प्यूट या क्लेम चल रहा है, कोई लिटिगेशन है, तो ऐसे कस्टमर्स और ऐसे जो भी पर्सनस के साथ इनके बैलेंसेस हैं उनके लिए ऑब्टेन करो उनकी एजिंग ऑफ पेबल बैलेंस और लिस्ट ऑफ वेंडर्स जिनके भी साथ कंपनी का डिस्प्यूट चल रहा है या उनसे कोई क्लेम लेना है या तो लिटिगेशन, और कंपेयर करो उसे विद प्रीवियस ईयर। और चेक करो जो भी राइट बैक है इन लाइबिलिटी बैलेंस उन्हें दिखाया गया है एस नो लॉन्गर पेएबल, और ये जो भी ये शो किया गया है दैट इज़ अभी तक जिसे आप शो कर रहे थे उसे आपने हटा दिया है। ये काम हुआ है बाय appropriate and authorized member of senior management, दैट इज CEO या MD के परमिशन से ये काम हुआ है। और अगर किसी भी तरह की फॉरेन करेंसी ट्रेड में ये इन्वॉल्व है तो चेक करो कि रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल हुआ है एज पर AS 11। अंडरस्टैंड करो, समझो मैनेजमेंट के प्रोसेस को टू आइडेंटिफाई कितने प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या इंटरेस्ट ड्यू है जो कि रिमेनिंग है अनपेड टू एनी माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस सप्लायर्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और टेस्ट चेक करो मैनेजमेंट की प्रोसेस को ये एसेस करने को, ये इंश्योर करने को कि क्या आप रिलाई कर सकते हो मैनेजमेंट की प्रोसेस पे, दैट इज़ उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करो। अवर नेक्स्ट असर्शन इज डिस्क्लोजर्स। इंश्योर करो कि जो भी डिस्क्लोजर है वो एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किए गए हैं या नहीं। दैट इज़ क्या कंपनी ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्क्लोज की है। दैट इज़ क्या प्रिंसिपल अमाउंट और ऐसा इंटरेस्ट है जो ड्यू है और अनपेड है। दैट इज़ ड्यू तो हो गया है पर आपने अभी तक पे नहीं किया गया है, ऐसे कौन से कितने प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट टू एनी सप्लायर्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और दूसरा जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि पेड बायर हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ MSMED एक्ट 2006 along with the पेमेंट जो कि ऑडिटर को किया गया बियॉन्ड द अपॉइंटेड डेट ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग ईयर। फिर अभी आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था, कितना इंटरेस्ट और अमाउंट आपका ड्यू है पर आपने पे नहीं किया है। अब मान लो आपका टाइम एक्सीड कर गया, आप पे ही नहीं कर रहे हो, अब ऐसे केस में पेनल्टी लगी, एक्स्ट्रा इंचार्ज लग गया, जो आपने लेट पे किया उस पर इंटरेस्ट लग गया। ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप बताओगे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन मेकिंग पेमेंट। पेमेंट में डिले करने की वजह से क्या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू है वो, बट विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अंडर MSMED एक्ट 2006। यहाँ पे अलग इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे अलग होता है, तो आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ ये जो आपके हिसाब से है यहाँ पे जो आपको पे करना है वो शो करोगे।
कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है जो एक्रूड है और रिमेन है अनपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। क्या अमाउंट ऑफ ऐसा फर्दर इंटरेस्ट है जो रिमेनिंग ड्यू है और पेएबल है इवन इन द सक्सीडिंग ईयर्स और अनटिल सच डेट, जब तक ऊपर जो भी ड्यूज थे वो एक्चुअली में पे नहीं हो जाते हैं टू स्मॉल एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ डिसअलाउंस ऑफ अ डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSME एक्ट 2006। दैट इज़ पहले आपने ये शो किया अभी कौन सा ड्यू हो गया है और अनपेड है। अब आप ये तो अभी के लिए शो कर रहे हो, अब यहाँ पे आप फर्दर इंटरेस्ट आगे के भी जितने भी सालों के जो भी इंटरेस्ट हैं आप वो शो करो कि कौन से जो पे करने हैं हमें इन सक्सीडिंग ईयर्स। ट्रेड पेबल्स ड्यू फॉर पेमेंट, जिन ट्रेड पेबल्स का आपको पेमेंट करना है आपने अभी तक किया नहीं है उनके लिए आप इस फॉर्मेट में कुछ डिस्क्लोजर प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स MSME अदर्स डिस्प्यूटेड ड्यूज MSME डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स। डिस्प्यूटेड ड्यूज मतलब उनके साथ आपकी कोई लिटिगेशन क्लेम चल रही है, किसी भी तरह की इशू चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है। पहले तो इन 4 कैटेगरीज में अलग अलग आप अमाउंट्स शो करोगे। फिर दूसरा लेस देन 1 ईयर वाले कितने हैं, 1 से 2 ईयर्स वाले, 2 to 3 ईयर्स या मोर देन 3 ईयर्स वाले कितने। अब यहाँ पे अमाउंट कौन सा शो करना है जो आउटस्टैंडिंग होगा उस पीरियड में। अब पहले ही साल पूरा अमाउंट तो आपका ड्यू नहीं हो जाएगा। मान लो आपने 10 लाख के लोन लिए, ठीक है, पहले साल सिर्फ 1 लाख ड्यू हो रहा है, दूसरे साल 2 लाख हो रहा है, फिर जो 2 से 3 साल के अंदर पे करना है वो 5 लाख है, ऐसे ऐसे करके मोर देन 3 ईयर्स। ऐसा कौन सा अमाउंट है आपने MSME से लिया 1 करोड़, जिस 1 करोड़ में से आप ना 50 लाख तो 1 साल के अंदर ही पटा सकते हो, फिर बचे आपके पास 10 लाख ऐसे हैं जिसको आपको 1 से 2 साल लग जाएंगे, फिर 20 लाख ऐसे हैं जिनको पे करने के लिए तो आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे, और जो उसके ऊपर बचे 20 लाख हैं उसमें तो भाई 3 साल से भी ऊपर लग सकता है आपको। तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है हम वो शो करेंगे। और इन केस किसी भी आपको पेमेंट के लिए ड्यू डेट नहीं दी गई है तो वहाँ पे हम ड्यू डेट देखेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और अगर कोई ऐसे ड्यूज़ हैं जिनके अगेंस्ट तो बिल ही रेस नहीं गई है, अनबिल्ड है, तो उनके लिए तो अलग से आप सेपरेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड कराना है। अब अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में जो भी अमाउंट्स है उन्हें आपने डिस्क्लोज किया है या नहीं अंडर करेंट लाइबिलिटीज़ आर क्लासिफाइड एज बिलो। उन्हें आपने क्लासीफाई किया है या नहीं एज बिलो। पहला, करेंट मैच्योरिटीज़ ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। करेंट मैच्योरिटीज़ हम अलग से दिखाते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू अलग से दिखाते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू अलग से शो करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट ऑफ मनी, या जो ड्यू फॉर रिफंड है, इंटरेस्ट एक्रूड है, या जो शेयर एप्लीकेशन मनी इंक्लूड कर रही है एडवांसेस टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। और इसमें आप ये भी शो करोगे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है शेयर कैपिटल से रिलेटेड, क्या नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज किए गए टू बी इशूड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर प्रीमियम में इशू किया जा रहा है, और वो एट द पीरियड बिफोर विच शेयर शैल बी अलॉटेड शैल बी डिस्क्लोज्ड। और फिर ये भी डिस्क्लोज करना है कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट ऑथराइज्ड कैपिटल है टू कवर शेयर कैपिटल अमाउंट रिजल्टिंग फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, जितना आपके पास है नहीं उतना आप शेयर अलॉट करोगे कैसे। फिर फर्दर ये भी डिस्क्लोज करोगे कि कितने पीरियड के लिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रहा है बियॉन्ड द पीरियड फॉर अलॉटमेंट एज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, और उस पेंडिंग होने के पीछे क्या रीज़न था। दैट इज रीज़न फॉर सच शेयर एप्लीकेशन मनी बिंग पेंडिंग शैल बी डिस्क्लोज्ड। और जो भी शेयर एप्लीकेशन मनी है नॉट एक्सीडिंग द इशूड कैपिटल एंड टू द एक्सटेंट नॉट रिफंडेबल, जो भी ऐसी एप्लीकेशन मनी है वो शो की जाएगी अंडर द हेड इक्विटी एंड शेयर एप्लीकेशन मनी टू द एक्सटेंट रिफंडेबल। दैट इज़ इन सिंपल वर्ड्स इसको समझो तो जो भी अमाउंट्स आप इन एक्सेस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हो, या आप अगर किसी भी केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते हो तो अब आप उस अमाउंट को सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे अंडर द हेड अदर करेंट लाइबिलिटीज़। और जो भी अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट डिबेंचर्स है और उनके इंटरेस्ट एक्रूड हैं वो अलग से शो किए जाएंगे, जो अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स और उनके इंटरेस्ट है वो अलग से शो किए जाएंगे, और बाकी इससे हट के आप किसी भी तरह की लाइबिलिटी हो रही है तो आप उसे अलग से डिस्क्लोज करोगे और उसका नेचर स्पेसिफाई करोगे। और नेक्स्ट कैप्शन, बैलेंस शीट कैप्शन इज लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स। लोन्स एंड एडवांसेस उन लोन्स और एडवांस या अमाउंट को इंक्लूड करते हैं जो कि आप देते हो टू रिलेटेड पार्टीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कैपिटल एडवांसेस, या जो अमाउंट रिकवरेबल है इन कैश और इन काइंड और फॉर वैल्यू टू बी रिसीव्ड, दैट इज फॉर एग्जांपल रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस एंड प्रीपेड,
ये सब शो होता है अंडर द हेड लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स। इट प्राइमरीली इंक्लूड्स बैलेंसेस विद स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो चलो अब इससे रिलेटेड क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ये देखते हैं। सो फर्स्ट, एग्जिस्टेंस असर्शन। तो देखो इसके एग्जिस्टेंस के लिए हमें वही प्रोसीजर्स कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करनी है जो हम अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस के लिए करते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना ही होगा कि यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन टू प्रिंसिपल अमाउंट, अगर कोई भी अमाउंट रिसीवेबल है तो हम उसका भी बैलेंस को इंक्लूड करेंगे इन आवर कंफर्मेशन। नाउ कम्स कंप्लीटनेस असर्शन। जिसके लिए ऑब्टेन करना है लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस और अदर करेंट एसेट्स और उन्हें कंपेयर करना है विद द बैलेंसेस इन लेजर। वेरीफाई करो लोन एग्रीमेंट्स को, जो भी एक्नॉलेजमेंट्स है पार्टीज़ की उनको इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स। और कोई भी लोन और एडवांस अगर बहुत मटेरियल अमाउंट का है तो वो ये इंश्योर करो कि वो सिर्फ तभी ग्रांट किया गया है अगर वो ऑथराइज्ड है बाय मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी। और इसके एडिशन में ऑडिटर ये कंफर्म करेगा कि अगर कोई भी लोन्स और एडवांसेस दिए गए हैं तो वो उसी के द्वारा दिए गए हैं जो उसे देने के कॉम्पिटेंट था। दैट इज़ ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ही वो लोन्स या एडवांसेस एडवांस किए गए हैं। दैट इज़ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी, पार्टनर्स इन केस ऑफ फर्म और ट्रस्टीज इन केस ऑफ ट्रस्ट। जिसके लिए आप इंस्पेक्ट कर सकते हो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को, जिससे आप ये कंफर्म कर पाओगे कि अगर कोई भी मटेरियल लोन्स या एडवांसेस अप्रूव किए गए हैं तो वो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव किए गए हैं। फिर वेरीफाई करो कि क्या ऐसा कोई लोन है जो एक्नॉलेज किया गया है बाय पार्टी एंड इन एडिशन इंस्पेक्ट करो कि क्या कोई सिक्योरिटी रखी गई है उसके अगेंस्ट एज डिपॉजिट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। और ये एसरटेन करो कि जो भी हमने टाइम शो किया था अभी तक, जिस भी टाइम के लिए वो लोन एडवांस किया था उसके विद इन वो रिकवर किया गया है या नहीं। और अगर किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ये लोन्स और एडवांसेस दिए गए हैं, उन्हें ये लोन्स एडवांसेस दिए गए हैं, तो वहाँ पे रिव्यू करो कि क्या ये प्रॉपर्ली ऑथराइज था और जो भी वैल्यू है इस ट्रांजैक्शन का वो रिजनेबल है और आर्म्स लेंथ प्राइस में ही है। और इन रिलेशन ऑफ बैलेंस टू एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक जीएसटी, इनपुट क्रेडिट, हम प्रिपेयर करेंगे उनकी रिजनेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू परचेज और एक्सपेंसेस बाय अप्लाइंग एप्लीकेबल रेट टू परचेज एंड एक्सपेंसेस एंड इन केस ऑफ एनी वेरिएंस हम एंटिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें रीज़न दो कि क्यों ये वेरिएंस देखने को मिल रहा है। फर्दर ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फाइल्ड विद द अथॉरिटीज़ लाइक जीएसटी रिटर्न्स और वेरीफाई करना होगा कि जो अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है इन बुक्स ऑफ अकाउंट वो टैली करता है विद द क्लेम्स विद द अथॉरिटीज़। और नेक्स्ट असर्शन इज़ वैल्यूएशन असर्शन। असेस करो क्या अलाउंसेस बनाए जा रहे हैं फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। रिव्यू करो कि क्या प्रोसेस है कंपनी का टू डिराइव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, जो कि इंक्लूड करेगा एक कंसिस्टेंसी कंपैरिजन विद द मेथड यूज्ड इन द लास्ट ईयर। और ये डिटरमाइन करो कि जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है भी या नहीं इस अंडरलाइंग बिजनेस एनवायरनमेंट में। ऑब्टेन करो एजिंग रिपोर्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ऑल्सो उसके साथ ऑब्टेन करो जो भी लिस्ट ऑफ लोन्स और एडवांसेस है अंडर लिटिगेशन एंड कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर। स्क्रूटिनाइज करो, दैट इज़ एनालाइज, चेक करो एनालिसिस को और आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कोई लोन्स एडवांसेस हैं जो अपीयर करते हैं डाउटफुल, और मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इन लोन्स और एडवांसेस को आपने शो नहीं किया है एज पर डाउटफुल बैलेंस, जबकि ये एक्चुअली में डाउटफुल है। चेक करो कि क्या बैड लोन्स हैं, एडवांसेस हैं जो राइट ऑफ किए जाने थे। प्रिपेयर करो शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑन बैड लोन्स और एडवांसेस या प्रोविजन अकाउंट्स और जो भी लोन्स एडवांसेस राइट ऑफ किए गए हैं। और ये चेक करो कि ये जो भी राइट ऑफ किया गया है अमाउंट ये अप्रूव किया गया है बाय द ऑथराइज्ड एंड अप्रोप्रिएट सीनियर अथॉरिटी। और ये चेक करो, ये इंश्योर करो कि रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेस अदर करेंट एसेट्स किया गया है एज पर अकॉर्डेंस विद AS 11। देन आवर नेक्स्ट असर्शन इज डिस्क्लोजर असर्शन, जहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि डिस्क्लोजर्स एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 टू कंपनीज एक्ट 2013 किए गए हैं या नहीं। दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को क्लासीफाई किया है या नहीं एज कैपिटल एडवांस लोन एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज अदर लोन्स एंड एडवांस। और ये जो ऊपर हमने अभी 3 पॉइंट्स पढ़े इन्हें सब क्लासीफाई किया है या नहीं एज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल। और अगर किसी भी तरह के अलाउंसेस बनाए गए हैं फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स तो वो अलग से डिस्क्लोज किए गए हैं अंडर रेलेवेंट हेड्स। फिर जो भी लोन्स और एडवांसेस हैं जो ड्यू बाय कस्टमर या अदर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी और एनी ऑफ देम ईदर सेवरली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन या
amount due by firm or private companies respectively in which the director is a partner or director is a member, वो भी अलग से separately show किया गया है या नहीं. एंड इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स को क्लासीफाई किया गया है एज पर लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज अदर्स, और उन्हें भी सब क्लासीफाई किया गया है एज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, और उनके अगेंस्ट भी कोई अलाउंस अगर बनाए गए हैं तो वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज किए गए हैं या नहीं. एंड अगेन जो हमने डेटर्स के लिए पढ़ा, अगर डेटर्स या ऑफिसर ऑफ कंपनी ने किसी भी लोन्स और एडवांसेस लिए हैं उनके अगेंस्ट ड्यू है, या कोई भी ऐसा अमाउंट ड्यू है बाय फर्म और प्राइवेट कंपनीज जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है या डायरेक्टर और मेंबर शेल बी सेपरेटली स्टेटेड. दैट इज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए सेम चीज़ें बतानी है, बस अलग अलग बतानी है, एक साथ नहीं. और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन की तरह डिस्क्लोज करनी है. दैट इज़ अगर कोई लोन्स और एडवांसेस ऐसे हैं जो कि एज अ लोन्स ग्रांट किए गए हैं टू प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP और रिलेटेड पार्टीज ईदर सेवरली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन्स दैट आर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट. मतलब अपने प्रमोटर को, KMP को, डायरेक्टर को पैसा दे दिया है और ये हम मांगेंगे तो देना वरना मत देना, या कोई टर्म्स स्पेसिफाई नहीं किया गया रिगार्डिंग पीरियड्स ऑफ रीपेमेंट. अगर ऐसा है तो हम डिस्क्लोज करेंगे पहला तो टाइप ऑफ बोरोवर, कौन बोरो कर रहा है पैसे, कितना अमाउंट है उस लोन और एडवांस का जो आउटस्टैंडिंग है, और उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का परसेंटेज क्या है टोटल लोन्स एंड एडवांसेस से. जैसे टोटल लोन्स और एडवांसेस है 1 करोड़, जिसमें से प्रमोटर के पास है 10 लाख, तो यहाँ पे शो करोगे 10%. ये अलग से डिस्क्लोजर प्रोवाइड करानी है. एंड हियर वी आर डन विद लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स. टुडे हियर वी आर डन विद दिस मच. बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.